कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे को मदद करने की स्थिति में। हर देखिए, जब सीटों का बंटवारा का समय आएगा तो ममता बनर्जी किसी को देने वाली नहीं है सीट, न लेफ्ट फ्रंट को देने वाली है, न कांग्रेस को देने वाली है। तीर छाप पर एक भी सांसद नहीं जाने वाला है, एक भी नहीं। जैसे पिछली बार राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार तीर छाप का खाता नहीं खुलेगा। गठबंधन के लायक कोई है क्या पार्टी? हमारी जो विचारधारा है उससे मिलती हुई एक भी कोई पार्टी है क्या? किससे गठबंधन करेंगे? गठबंधन तो लाइक माइंडेड लोगों का होता है ना। विकल्प देंगे, जनता को जब लगेगा कि ये विकल्प मुद्दों की बात कर रहा है, जनता वोट देगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज तक नेता उसको बेवकूफ़ बनाते आए। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अधिक उम्मीदवार हमारे होंगे, 40 तो नहीं होंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों बिहार के साथ साथ देश की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि जहां एक तरफ तमाम विपक्षी दल एक मंच पर बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक करते दिखाई दिए, नाम भी अलायंस का निकलकर सामने आ चुका है, नाम रखा गया है इंडिया। कई सवाल हैं, कई सवाल उठ भी रहे हैं। खैर, इन तमाम सवालों पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है उससे हम अपडेट कर रहे हैं। मगर दूसरे तरफ देखा जाए तो दिल्ली में एक बड़ी बैठक एनडीए की बुलाई गई थी और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे थे। मगर जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं 2024 को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है, उन तमाम सवालों को हम लेंगे सच्चिदानंद राय जी से। क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं, मगर अब पटना पहुंचे हैं तो कुछ सवाल राजनीतिक गलियारों में जो उठ रहा है वही लेंगे। कल जिस तरीके से विपक्षी दलों की एक तरफ बेंगलुरु में बैठक और दूसरे तरफ एनडीए की, कहा यह जा रहा है कि 24 की रणनीति तय की जा रही है, नाम इंडिया रखा गया। क्या लगता है, इंडिया बनाम एनडीए होगा या थर्ड फ्रंट आगे आएगा? देखिए, थर्ड फ्रंट नाम की कोई चीज़ कभी सफल होती नहीं है। थर्ड फ्रंट तो है नहीं। और ये जो आपने 28 पार्टियों का जो जिक्र किया, उसमें एक ऐसी पार्टी बिहार से ही गई थी जिसके पास में एक भी सांसद नहीं है। और ऐसे पता नहीं और कितनी पार्टियां थी, 12, 13, 15 आप जो बताते हैं। और उसी तरह से जो 38 पार्टियां जो दिल्ली में बैठी, उसमें 25 ऐसी पार्टियां थी जिसके पास कोई सांसद नहीं है। तो संख्या गिनाने के लिए तो कोई भी पार्टी एक बना ले और जाकर अपना अंक गिनवा ले। मुख्य बात यह है कि एनडीए जो है वो बीजेपी है। बीजेपी अपने दम पर ही मेजॉरिटी पा जाती है। एनडीए इसलिए रखना चाहते हैं वो लोग कि कहीं अगर कम बेसी हो गया तो हमारे पास पहले से प्री पोल अलायंस रहेगा, तो बाकी पोस्ट पोल अलायंस में भी लोगों को लाना आसान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या रहती है। 250 के आसपास जब पहुंच जाएंगे तो बाकी 20-25 जुगाड़ना आसान हो जाता है। लेकिन हमने 2 बार से देखा है कि एनडीए को तो मिलता ही है मेजॉरिटी, भाजपा को अकेले में ही मेजॉरिटी मिल जा रहा है। इसलिए एनडीए और भाजपा में मैं अंतर नहीं समझता। भाजपा उसमें न्यूक्लियस है, अपने साथ में कुछ जाति वाली पार्टियों को, जैसे आप ओम प्रकाश राजभर हैं, नाम से ही लगता है कि सोहलदेव की पार्टी है, राजभरों की पार्टी है। जीतनराम मांझी जी ये हैं, मुसहरों की पार्टी बना के बैठे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा की पार्टी बना के रखे हैं। मुकेश सहनी जी जो है वो बिन मलाह की पार्टी बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातिगत समीकरणों को बैठाने के लिए किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4 सीट देकर अपने साथ जरूर जोड़ते हैं। लेकिन उनका अपना जो प्रयास रहता है कि भाजपा अपने आप 300 पार करे, जिसमें वो सफल हो रहे हैं। लगातार 2 बार सफल हुए। एक बार थोड़ा 300 का थोड़ा नीचे रह गए थे, लेकिन मेजॉरिटी था, और पिछली बार उससे ऊपर रहे। और लगभग उसी तरह का चित्र बन रहा है इस बार भी। भाजपा कोई बहुत खराब नहीं करने वाली है, क्योंकि विपक्ष में जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे को मदद करने की स्थिति में। देखिए, जब सीटों का बंटवारा का समय आएगा तो ममता बनर्जी किसी को देने वाली नहीं है सीट, न लेफ्ट फ्रंट को देने वाली है, न कांग्रेस को देने वाली है। हाँ, 1-2 ऐसी सीटें जो उनको लगता होगा कि हमारे लिए जितना कठिन होता है वैसे एक आध सीट दे दे। तो कोई भी दल अपना अस्तित्व तो खत्म नहीं करेगा। 34 साल राज करने वाला लेफ्ट फ्रंट अपना अस्तित्व खत्म कर देगा क्या? केवल 1-2 चुनाव में हारने से नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न, नोकझोंक की नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, व्यवहारिक नहीं मैं कह रहा हूँ। बैठकर फोटो खिंचवा लेना। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले भी हमारे कलकत्ता में ही मैंने मंच छोटा पड़ गया था, इतने नेता इकट्ठा हो गए थे। आज सब कहाँ है? अलग हो गया। देश का चुनाव हुआ और भाजपा सबको रौंद डाली और कोई किसी को सीट देने को, एडजस्ट करने को तैयार नहीं हुआ। आप देखिएगा, बिना मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, बिना नेतृत्व की लड़ाई लड़ेंगे, तो सपा और बसपा का साथ आना उसको महागठबंधन कहते हैं। क्योंकि सपा अपने दम पर सरकार बनाई थी उसके पहले, जोगी जी के पहले, और
सपा के पहले बसपा सरकार बनाई थी अपने दम पर। ऐसी दो मजबूत पार्टियों का महागठबंधन अब 15 सीट पर निपट गए। 65 सीट एनडीए ले गई या भाजपा ले गई। तो चक्कर यही है कि आप ऊपर के नेता तो मिल जाएंगे, कार्यकर्ता नहीं मिलते। मैं आपके यहाँ बताता हूँ, आप देखिएगा, मैं 2024 के जो चुनाव का नतीजा निकल जाएगा, इसके बाद मेरा इंटरव्यू लेने आइएगा, हमको याद दे देगा मैंने क्या कहा था आज। तीर छाप पर एक भी सांसद नहीं जाने वाला है, एक भी नहीं। जैसे पिछली बार राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार तीर छाप का खाता नहीं खुलेगा, इसलिए कि नीचे के लेवल में समन्वय संभव नहीं हो पाएगा। हमेशा एक दूसरे से लड़ते आए हैं, उसमें एक प्रशांत किशोर जैसे मिल गए थे 2015 में, जिन्होंने दोनों को मिलने ही नहीं दिया। एक दिन मंच पर बैठाए गांधी मैदान, इसके बाद लालू जी को दूसरी तरफ भेज दिया। लालू जी तेजस्वी जी एक तरफ प्रचार करते रहे और नीतीश जी अपनी टीम से दूसरे प्रचार करते रहे, और उसका असर ये हुआ कि जिसका जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ था वहाँ काम किया। टिकटों का बंटवारा में ख्याल रखा गया। अब तो टिकटों को लेकर खींचतान शुरू होगी, कौन सी सीट छोड़े कौन सी सीट पकड़े। एक एक सीट पर दोनों के दावेदार पड़े हुए हैं, बागी खड़ा होंगे। मैं महाराजगंज की बात बता देता हूँ, महाराजगंज राजद लड़ के दिखा दे, राजद लड़ेगी महाराजगंज ना, तो किसको लड़ाएगी? जो दो बार तीन बार का हारा हुआ उसको देंगे नहीं। नया कोई दिख नहीं रहा है, खोज रहे हैं लोग, मिलना नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको हरा हुआ सीट समझकर अपने किसी एलआई को दे देंगे। तो जब वो जीतने के पोजीशन में नहीं है, जो बार बार वहाँ से लड़ते आए हैं, तो एलआई कहाँ से जीत जाएगा? अच्छा, आप लोग भी तो बहुत सक्रिय हैं और लगातार तमाम क्षेत्र में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी है, जन स्वराज की क्या तैयारी है? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरीके से आप लोगों ने उम्मीदवार को आगे किया और आपके एक उम्मीदवार जो है जीत के भी आए। इस बार 2024 का क्या प्लान है? क्या इंडिया और एनडीए को टक्कर देने के लिए जन स्वराज जो है वो चुनावी मैदान में कूदेगी? देखिए, टक्कर देने के लिए नहीं कूदेंगे। आपको बता दें कि जन स्वराज शुद्ध रूप से राजनीतिक विकल्प देने के लिए बना हुआ मंच है। जहाँ जहाँ हमारी पदयात्रा हो रही है, वहाँ हम लोग असली मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं कि भाई जातिवाद, मजहबवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद तो कर लिया आप लोगों ने, और डरा कर किसी का वोट लिया गया और जाति के बंधन में बांध कर वोट लिया गया, लेकिन इसके आड़ में किया गया परिवारवाद और बिहार को गर्त में ले जाया गया। और हम लोग कहते हैं कि मानते हैं कि लालू जी ने बड़ा अच्छा काम किया होगा तभी 15 साल रहे, मानते हैं नीतीश जी ने बड़ा अच्छा काम किया होगा तो 20 साल रहे, उसके पहले कांग्रेस ने अच्छा काम किया होगा इसलिए उतने साल तक रहे। अरे भाई, जब ये सब अच्छा ही काम किए तो आज बिहार सबसे गरीब देश क्यों है, राज्य क्यों है? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? बिहार सबसे अशिक्षित राज्य क्यों है? बिहार सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य क्यों है? सबसे बेरोजगारी वाला राज्य क्यों है? वगैरह वगैरह। तो अगर राज्य अगर ठीक से आप किए होते तो सबसे पिछड़ा राज्य तो नहीं होता ये। तो हम लोगों ने यही समझाने की कोशिश किया कि अगर यही चलता रहा तो बिहार और पीछे ही जाएगा, आगे जाने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसलिए वोट देते समय अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट करें। हम एक विकल्प दे रहे हैं, जो अभी तक विकल्प नहीं मिलता था। 2 अलायंस आते थे, एक नागनाथ का अलायंस था तो एक सांपनाथ का अलायंस था। जिसको देना हो दे दीजिए, बात रही डसना ही है। नाग भी डसेगा, सांप भी डसेगा, कोई तो ज़्यादा जोर से डसेगा, किसी का जहर ज़्यादा होगा, किसी का जहर थोड़ा कम होगा, लेकिन मरना तो तय है। हम वो एक विकल्प दे रहे हैं जहाँ पर नाग और सांप नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य की बात है। और निश्चित रूप से जहाँ हम पदयात्रा पूरी कर चुके होंगे और जहाँ हम अपना संगठन खड़ा कर चुके होंगे, मैंने पदयात्रा किए बिना भी संगठन खड़ा कर चुके होंगे, वहाँ हम उम्मीदवार देंगे। अब मैं सिर्फ लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई विधानसभा का उपचुनाव आ जाएगा, हम चुनाव लड़ेंगे जी। अभी हम 5 जिलों की यात्रा पूरी भी नहीं हुई थी, और जब हमको उपचुनाव लड़ने का एक मौका मिला शिक्षक वाला, तो लड़े ना। लड़ने के नहीं लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे, और बाकायदे घोषणा करके। आप शायद नहीं थे, कोई और इंटरव्यू लेने वाला था हमको 2-3 चैनलों से, क्योंकि मैं आता ही था पटना नहीं, मैं तो उधर ही प्रचार में था। एक आध बार पटना आया तो मेरा हुआ, तो मैंने साफ ठोक के कहा था कि यहाँ बगल में मेरा फाक अहमद खड़ा होंगे, और खड़ा करके दिखा दिया। खड़ा करके हमने नहीं दिखाया, जनता ने दिखाया। हमने सिर्फ उनके बीच अपनी बात रखी। आपने कहा कि 2024 निश्चित रूप से 2024 से चुनाव हम लड़ेंगे। अब दल बनाकर लड़ेंगे कि निर्दल लड़ेंगे? जैसे अफाक अहमद निर्दल थे, हम लोगों ने समर्थन दिया। दल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे हम नहीं तय करेंगे। हमारे जो डेलीगेट्स बन रहे हैं, हमारे जो संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, उनसे आइडिया दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे रायशुमारी ली जाएगी कि क्या दल बनाकर चुनाव लड़ा जाए। अगर रायशुमारी आता है, दल बनाया जाएगा तो बनेगा। गठबंधन के साथ जाने का आप लोग क्या सोच रहे हैं, या फिर एकला चलो में ही जैसे आप लोगों ने पिछला उपचुनाव लड़ा उसी तरीके से? गठबंधन के लायक कोई है क्या पार्टी? हमारी जो विचारधारा है उससे मिलती हुई एक भी कोई पार्टी है क्या? किससे गठबंधन करें? गठबंधन तो लाइक माइंडेड लोगों का होता है ना। यहाँ तो लाइक माइंडेड है कि मोदी हटाओ,
तो वो हमारा नहीं है, हम उस तरह से नहीं लड़ने वाले। हम बिहारी को आगे बढ़ाओ, सफल हुए हैं ना। मैं स्वयं चुनाव लड़ा, 56% वोट पाया। वफाक अहमद चुनाव लड़े 5 जिले का, भारी मार्जिन से जीते, 700-750 के वोटों का अंतर से जीते थे। बड़ा अंतर कहा जाता है उसको। उस चुनाव में टोटल 7,000 वोटर हों, उसमें 700 के ऊपर अंतर से जीते हैं, तो उसको बड़ा अंतर कहते हैं। मेरा तो खैर स्वीप था। तो विकल्प देंगे जनता को, जब लगेगा कि ये विकल्प मुद्दों की बात कर रहा है, जनता वोट देगी। जनता बेवकूफ़ नहीं है, आज तक नेता उसको बेवकूफ़ बनाते आए हैं। अच्छा, सचिना राय जी, आपने एक लंबी पारी बीजेपी के साथ भी खेली है, मतलब लंबे वक्त तक आप बीजेपी के साथ रहे। अगर प्रशांत किशोर जी की बात करें तो वो तमाम पार्टियों में कहीं ना कहीं किस तरीके से जीत हासिल हो उसको लेकर के काम करते रहे। क्या 2024 में सचिना राय और प्रशांत किशोर मिलकर के एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार करके इंडिया और एनडीए को पीछे ढकेलें? देखिए, मास्टर प्लान तो बनाएगी बिहार की जनता। हम तो उनके बीच अपनी बात रख रहे हैं, और समर्थन इस कदर मिल रहा है कि आप अगर इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएं तो जहाँ जहाँ पदयात्रा पूरी हो गई है वहाँ हमारा एक्सेप्टेंस रेटिंग 70% से भी अधिक है। तो 70% से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसे विकल्प की ज़रूरत है, तो क्यों वोट नहीं मिलेगा जी? चाहे जितने बड़े मुद्दे आप लेकर चले आए, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसको वोट नहीं करेंगे। और जहाँ नहीं गए हैं, जैसे अभी हमारी कुछ जानकारी मिल रही है नवादा से भी, आप उधर के रहने वाले हैं, आपको पता होगा, उस क्षेत्र के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पदयात्रा आए ताकि हम जुड़ें। और युवाओं में बहुत उत्साह है कि हम बात बच्चों और युवाओं की कर रहे हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है क्योंकि हम उनके बदहाली को दूर करने की बात कर रहे हैं। किसानों में बहुत उत्साह है क्योंकि हम कृषि को लाभ वाला व्यवसाय बनाने का, पेशा बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक न्यूक्लियस तैयार हो रहा है हमारे पास में। कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव? क्या 40 सीटों पर ही जन स्वराज जो है अपने उम्मीदवार को आगे करेगी, या फिर जिन जिन जगह पर आप लोग जा रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों में आप लोग जा रहे हैं, पदयात्राएं हो रही हैं, जहां संगठन जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, क्या उन सीटों को आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, लड़ने के लिए और एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया उसके लिए नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए मानते हैं कि हमारी तैयारी भी उतनी मुकम्मल नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हम पदयात्रा कर चुके हैं और संगठन बना चुके हैं, वहाँ तो हम बिल्कुल तैयार हैं। वहाँ तो निश्चित रूप से हम कैंडिडेट देंगे। 2 अक्टूबर तक कोई पदयात्रा चलेगी, 1 साल पूरा होगा, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि कौन कौन से सीटों पर लड़ना है। तक कितने सीटों पर तैयारी हो गई? जहाँ जहाँ घूम गए वो तो करेंगे ही। अब चंपारण के 4 सीट पर लड़ेंगे, सारण के 4 सीटों पर लड़ेंगे, वैशाली के 2 सीट पर लड़ेंगे, अभी चल रहा है समस्तीपुर, उसके 2 सीट पर लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, और संभवतः हम लोग सीतामढ़ी भी कर पाएंगे 2 अक्टूबर के पहले। तो इतना तो लड़ना ही लड़ना है। इसके अलावा कई ऐसे सीट हैं जहां हमारा संगठन तैयार हो गया है, जैसे शाहाबाद के 4 सीट हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, वहाँ के लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। इसी तरह से अब चले जाइए एक बार मगध एरिया में भी, तो कुछ जगह हमारे काफ़ी मजबूत स्थिति है। अंग प्रदेश में कहीं कहीं हमारी मजबूत स्थिति है। तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि 40 तो हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, हम ये जरूर आकलन करेंगे कि या तो हम सीट जीतने की स्थिति में हो या कम से कम दूसरा स्थान पाने की स्थिति में हो। संगठन को भी तो बड़ा करना है, हर सीट जीतने के लिए लड़ेंगे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ मजबूती से लड़ सकेंगे, जहाँ हमें महसूस होगा, जहाँ हमारे सर्वे में आए कि हाँ हमारी स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है, वहाँ लड़ेंगे। और एक बात मेरा, हालांकि हो सकता है कि अंत में जाकर सत्य साबित ना हो, लेकिन जैसा मेरा अंदाजा लग रहा है अभी कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अधिक उम्मीदवार हमारे होंगे। 40 तो नहीं होंगे, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी से अधिक उम्मीदवार हमारे होंगे। तो आपने सुना, सचिना राय जी को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 में चुनावी मैदान में होंगे और उन सीटों पर उम्मीदवार को आगे करेंगे जहां पर जीत सुनिश्चित हो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।